जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी हिस्ट्री की क्लास। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि नंद वंश के बारे में जानकारी दी थी। तो नंद वंश के जो संस्थापक या शासक कौन थे, तो महापद्म नंद थे। और महापद्म ने क्या किया था, महापद्म क्या थे, शूद्र जाति के थे। तो इन्होंने राजपूताओं का नाश किया था और एक उपाधि उपलब्ध की थी, सर्वछत्रांतक की उपाधि, साथ के साथ कलिंग के साथ युद्ध करके एक और उपाधि उपलब्ध की थी, एकरात की उपाधि उपलब्ध की थी। एकरात की उपाधि उपलब्ध की थी। सर्वछत्रांतक और एकरात की उपाधि किसने प्राप्त की थी, महापद्म नंद ने। इसके बाद इनका बेटा है, उस बेटे ने शासन किया नंद वंश में, बेटे ने शासन किया नंद वंश। और मैंने आप लोगों को फटाफट बताया भी था कि इन्हीं के टाइम क्या हुआ था, जो नंद वंश पे जो शासक किया था वो कौन था, घनन था। यहाँ पे मगध पे कौन शासन करा था, घनन करा था। इसी के टाइम क्या होता, सिकंदर आया था, सिकंदर हमला करने के लिए आया था। लेकिन वो ये लोग क्या हुआ था, सिकंदर हमला जो करने आया था वो क्या सफल नहीं हो पाया था। क्यों नहीं सफल हो पाया था, क्योंकि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अंधविश्वास फैलाया था कि जो लोग भारत में युद्ध नीति से आते हैं, यहाँ पे व्यास नदी है, जो भारत में युद्ध नीति से आते हैं और व्यास नदी को पार करके आते हैं, उन लोगों को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये लोग क्या थे, चाणक्य चंद्रगुप्त अंधविश्वास फैलाने में सफल रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ था, जिसके कारण जो सिकंदर था, व्यास नदी थी, इसको पार ना करके वापस चला गया था। और वापस जाते समय क्या हुआ था, इराक में बेबीलोन में इसने क्या किया, अपने प्राण त्याग दिए। और इसका घोड़ा था बुकेफ्राल, इसकी भी मृत्यु वहीं हो गई थी, यहाँ पे बेबीलोन में हो गई थी। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि सिकंदर का मकबरा या इनके बुकेफ्राल, इनके घोड़े का मकबरा कहाँ है, तो बेबीलोन का है, इराक में है। ठीक है, अब हम थोड़ा जान लेते हैं, फटाफट आगे की चर्चा करते हैं। तो क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, चाणक्य और चंद्रगुप्त सक्सेसफुल हुए थे, अपनी जो अंधविश्वास फैलाने में दोनों सक्सेसफुल हुए थे। तो जो आपका जो सिकंदर था, सिकंदर के पिता का नाम क्या था, सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप था। और इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सुकरात को जहर देके मार दिया गया था। सुकरात का शिष्य कौन था, सुकरात का शिष्य प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु का शिष्य ये आपका कौन था, सिकंदर था। और क्या हुआ था, जब सिकंदर वापस चला गया था, उस बीच इनकी दो सेना थी, एक नौसेना थी, एक थल सेना थी। नौसेना का जो प्रमुख था वो कौन था, नियारकस था। नियारकस तो अपनी सेना लेकर वापस चला गया था, लेकिन थल सेना का प्रमुख कौन था, सेल्यूकस निकट है। उसके मन में बात खटक रही थी कि कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग को भगाने के चक्कर में है। तो ये क्या हुआ, ये बंदा पलट के वापस आ रहा था युद्ध करने के लिए ये बंदा वापस आने के लिए सोच रहा था। तो ये बंदा वापस आने के लिए सोच रहा था। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या सिकंदर पहला विदेशी आक्रमणी, मतलब कि जो सिकंदर था, इसने पहली बार भारत में आक्रमण किया था, विदेशी आक्रमण जो किया था, किसने किया था, आपके सिकंदर ने किया था। तो यह पहला था या द्वितीय था, बताइए आप लोग सोच के। पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो पहला विदेशी आक्रमण आपका हकमनी वंश के डेरियस के द्वारा किया गया था, हकमनी वंश के डेरियस के द्वारा किया था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका एक जगह थी, क्या नाम था, ईरान में क्या था, ईरान का राजा कौन था, डेरियस ऐसा लिखते ना, डेरियस प्रथम था। और किस वंश से था, हकमनी वंश से था। ये आए थे यहाँ पे क्या करने, युद्ध करने के लिए। लेकिन इनका जो वंश था ये बहुत ही छोटा वंश था, और ये राजा भी ज़्यादा बड़ा विस्तार नहीं था। लेकिन ये युद्ध करने आए थे और ये असफल रहे थे और ये वापस चले गए थे। इसलिए क्योंकि ये इनका जो वंश था बहुत छोटा था और ये युद्ध करके वापस चले गए थे, जीत नहीं पाए थे, जिसके कारण इतिहास में इनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाए, क्या अलेक्जेंडर से पहले भी किसी विदेशी ने भारत पे आक्रमण किया है, तो हाँ किया है। वो कौन है, वो आपके डेरियस प्रथम है। किस वंश थे, हकमनी वंश से थे। कहाँ से, ईरान से था। इनके बाद किसने आक्रमण किया है, तो इनके बाद किया सिकंदर ने किया है। अगर आपसे फिर एक क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश की स्थापना से पहले किस विदेशी शासक ने भारत में आक्रमण किया है, तो आप बोलोगे, किसको बोलोगे, तो आप बोलोगे सिकंदर को। लेकिन सिकंदर से पहले अगर पूछ ले तो किसको बोलोगे, डेरियस प्रथम को बोलोगे, डेरियस प्रथम को आप लोग बोलोगे। ठीक है, तो इसी तरह क्या हुआ था, चाणक्य अपना सक्सेसफुल हुआ था, किसको,
सिकंदर को भगाने के लिए अब उसकी अगली रणनीति थी किसको मारना था, तो अगली इसकी रणनीति थी घनानंद को समाप्त करने की, क्योंकि घनानंद ने भी क्या किया था, चाणक्य की इंसल्ट की थी। जब वहाँ पे क्या हुआ था, जब सिकंदर हमला करने के लिए आया था तब चाणक्य कहाँ गया था, चाणक्य गया था मगध में गया था। नंदवंश उस समय कौन था, घनानंद था। घनानंद के पास गया था कि बताने गया था कि महाराज ऐसा ऐसा हमारे वहाँ कौन है, जो सिकंदर आ गया है। सिकंदर क्या है, ये मतलब सनकी टाइप का, अगर ये अंदर आ गया तो ये सब बर्बाद कर देगा। लेकिन उस वक्त क्या था, जो घनानंद था वो नशे में चूर था। इसने क्या किया, चाणक्य की चोटी पकड़ के चाणक्य को बाहर फेंकवा दिया था, जिसके कारण चाणक्य को क्या करना था, अपनी इंसल्ट का बदला लेना था। अब चाणक्य क्या था, चाणक्य को अगली नीति क्या थी कि अगली नीति थी कि अब घनानंद को समाप्त करना है। तो अब बढ़ते हैं अगली कहानी पे। जिन लोगों को मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। डेरियस प्रथम ने किया था, डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया था भारत में। अब क्या हुआ था, अब सारी बात सुनिए। अब फटाफट क्या हुआ था कि जो चाणक्य था, चाणक्य ने क्या था, अपनी रणनीति से किसको खत्म कर दिया, उसने सिकंदर का समापन कर दिया, सिकंदर को खत्म कर दिया और भगा दिया। बेचारा मर भी गया था बेचारा सिकंदर। ऐसे ही अंधविश्वास फैलाया कि बेचारा सिकंदर आगे जाके खुद अपने आप मर गया। अब क्या थी, अब उसके अंदर बात थी वो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि ये गया था, कहाँ गया था, नंदवंश मतलब मगध में गया था, और किसके पास, घनानंद के पास गया था, और बताने गया था कि महाराज आपके मगध पे हमला करने कौन आ रहा है, आप मगध पे हमला करने आपका सिकंदर आ रहा है। तो उसी वक्त क्या हुआ था, जो ये घनानंद था ये बेचारा नशे में चूर था। इसने क्या किया, इसकी चोटी पकड़ के, चाणक्य की चोटी पकड़ के बाहर फेंकवा दिया था। और अब क्या था, चाणक्य की इंसल्ट हो गई थी, चाणक्य को भी बदला लेना था घनानंद से, चाणक्य को भी बदला लेना था घनानंद से। अब अगला जो नंबर आया था वो घनानंद का नंबर था कि चाणक्य को बदला लेना था, चंद्रगुप्त और चाणक्य को बदला लेना था। अब ये सब निपटाने के बाद, मतलब कि सिकंदर को भगाने के बाद क्या हुआ था कि चाणक्य ने अपने जो इनका जो प्रिय शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको सारी बात बताई थी कि महाराज कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं गया था वहाँ मगध गया था घनानंद से मिलने के लिए, ताकि जो आपका ये जो सिकंदर आ रहा है हमला करने के लिए इसको रोका जा सके। लेकिन जो आपका घनानंद था इसने क्या किया था, मेरी इंसल्ट करके, मेरी चोटी पकड़ के मुझे निकलवा दिया था। तो अब मुझे इसको बदला लेना है, मुझको ख़त्म करना है। क्या करना है कि मुझे जो ये घनानंद है इसका जो गुरूर है इसको खत्म करना है, इसको हमें समाप्त करना है। तो अब इन दोनों को समाप्त करने के लिए दो व्यक्ति मिल गए थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य मिल गया था, दूसरा कौन मिल गया था, दूसरे आपके चाणक्य खुद मिल गए थे। चाणक्य का नाम क्या था, विष्णुगुप्त और कौटिल्य था, विष्णुगुप्त और कौटिल्य था, ठीक है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। एक तो देखो, एक पहली बात क्या थी, पहली बात की जो आपके चाणक्य थी, चाणक्य की बहुत इंसल्ट की थी, किसने की थी, घनानंद ने की थी। और कि जो ये जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मोरा था, और कहीं ना कहीं जो इनके पिता, किसके, चंद्रगुप्त के पिता को भी घनानंद ने क्या किया कि बंदी बना के रखा था। तो अब क्या था, अब दोनों लोगों को बदला लेना था, एक तो इनको अपने पिता का बदला लेना था और चाणक्य को अपनी इंसल्ट का बदला लेना था घनानंद से। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने रणनीति बनाई कि अब इसको हम किसी तरह खत्म कर सकते हैं, कि अब हम क्या करते हैं, अब हम जो ये घनानंद है इसको हमें समाप्त करना है। तो अब जो चंद्रगुप्त मौर्य था, घनानंद जो ये आपके चाणक्य थे, ये चंद्रगुप्त को बहुत मानते थे, ठीक है। और ये लोग, इन लोगों के घर में क्या काम होता था, चंद्रगुप्त के मौर्य के घर में क्या था, ये लोग जानवर को पालते थे, और निम्न जाति के थे, निम्न जाति के थे। फिर क्या हुआ कि आपके जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्लस चाणक्य ने क्या किया, अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन दोनों ने मिलकर धीमे धीमे मिलकर युद्ध नीति बनाई, धीमे धीमे मिलकर युद्ध नीति बनाई कि यहाँ पे जो आपका क्या बैठा है, घनानंद बैठा है, इसको हमको मारना है, इसको हमको किसी तरह मारना है। तो इन लोगों ने क्या किया, सीधे क्या किया, धीमे धीमे इधर बढ़े और क्या किया, मगध पे हमला बोल दिया। लेकिन इनका जो पहला आक्रमण था, या पहला जब इन लोगों ने हमला बोला था मगध पे, तो ये लोग असफल हो गए थे, ये लोग सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि इनकी रणनीति सही नहीं थी। कि इस हिसाब से हमको क्या होता है कि जब कोई बड़ी जगह होती है, अगर आप सीधे क्या करते हैं, आप किसी सेंट्रल पॉइंट पे जाके आप लड़ते हो, तो आप क्या है, जितने अगल बगल के लोग आपको दबा देंगे, ठीक है, दबा देंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर आप रणनीति बनाइए, पहले क्या करो, पहले इस एरिया को कवर करो, फिर इन सबको अपने दबाव के अंदर लाओ, तब जाके आप उस जगह का युद्ध जीत सकते हो। तो इन लोगों ने जो पहला आक्रमण किया था मगध पे, कौन, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने, तो पहले आक्रमण पे क्या थे, ये लोग असफल हुए थे, असफल हो गए थे। फिर जब दूसरी बार फिर लोग
फिर ये लोग बेचारे वापस लौट गए। जब ये लोग वापस लौट गए फिर वहाँ पे भी ये लोग सोचे कि हम कहाँ पे अपनी रणनीति में फेल हो गए कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए मगध के जो नंद वंश का जो राजा था घरन को मारने में। फिर उन्होंने दूसरी बार फिर सोचा कि अब हमको युद्ध करना चाहिए ताकि हम इसको मार सकें। तो हालांकि इसने फिर क्या किया, फिर इन्होंने जो अपनी रणनीति बनाई घरन को मारने के लिए बहुत ही सटीक तरीके से बनाई। अब इन लोगों ने क्या किया, अब धीमे धीमे यहाँ के जो छोटे छोटे साम्राज्य थे या छोटे छोटे राजा थे इनको अपनी अपनी जो चाल थी या बात थी उसमें फंसाना चालू किया। अब इस सबसे क्या किया, इन सबसे दोस्ती की, भैया दोनों इनके दोस्त बन गए। फिर धीमे धीमे अंदर पैर फैलाने लग गए। यहाँ लोग पैर फैलाए किसने, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने। यहाँ भी लोगों से दोस्ती की, फिर और अंदर बढ़े, फिर यहाँ पे लोग जो लोग थे उनसे दोस्ती की चाणक्य और चंद्रगुप्त ने। फिर किसी तरह ये लोग क्या किए, ये लोग जो ये चाणक्य और चंद्रगुप्त थे ये लोग किसी तरह जो घनानंद था इनकी बेटी दूरधरा से मिले। हालांकि मैंने आपको पहले बताया दूरधरा की बेटी खुद इनको लाइक नहीं करती है, किसको, घनानंद को लाइक नहीं करती, अपने पिता को लाइक नहीं करती। इसने क्या किया, इसने सारे राज्य खोल दिए, किसके सामने, चंद्रगुप्त और चाणक्य के सामने सारे राज्य खोल दिए अपने पिता के, और बताया कि आप किस तरह मेरे पापा को मार सकते हो या मेरे बाप को मार सकते हो। और इसने बताया कि मेरे जो पिता हैं या मेरे बाप हैं वो महल में किस जगह बैठते हैं और इनका गुप्त रास्ता क्या है। अब इसने क्या किया, इनकी ही बेटी ने क्या किया, इन दोनों को बता दिया कि ये गुप्त रास्ता है, आप जाके इनको मार सकते हो। और तो कहीं ना कहीं क्या था, घनानंद की खुद की बेटी का हाथ था अपने पिता को मरवाने में, अपने पिता को मरवाने में किसका हाथ था, इनकी बेटी दूरधरा का हाथ था। तो इसी तरह क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि इनके महल में इनका गुप्त रास्ता था, उस गुप्त रास्ते के द्वारा महल में प्रवेश कर गए और घनानंद को मार दिया। ठीक है, तो आप घनानंद को क्या किया, घनानंद का अंत कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने नंद वंश था, नंद वंश का क्या हुआ, अंत हो गया। फिर नंद वंश का अंत हो गया। तो अभी तक हमने कितने वंश पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया हरिक वंश पढ़ लिया, शुंग वंश पढ़ लिया, नंद वंश पढ़ लिया। अब अगला आता है आपका मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके वंश की जो है बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, इन जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके वंश की बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। ठीक है, और इनकी कहानियों के अभिलेख जो इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके बारे में जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, तो इनके अभिलेख से प्राप्त होती है। जो इनके अभिलेख मिले थे, जो पत्थर अभिलेख क्या होते हैं, पत्थर में जो लिखा होता है, जैसे कि क्या होता है पत्थर को खुदाई करके लिखा नहीं आता। आपने अक्सर देखा होगा जब कहीं बड़े बड़े घरों में जाते हो तो क्या होता है, बाहर लिखा होता है, किसी का नाम लिखा होता है तो पत्थर से लिखा होता है। तो इसी तरह इनके भी अभिलेख जगह जगह पे प्राप्त हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, और कुछ विदेशी किताबों में भी इनकी चर्चा थी, कुछ विदेशी किताबें थी जिनमें किसकी चर्चा थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। और चाणक्य की खुद की एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, इसमें किसकी चर्चा है, चंद्रगुप्त मौर्य की। जो चाणक्य की खुद की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें इनकी चर्चा है किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। आइए अब आगे कहानी समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था सिकंदर क्या हुआ था, सिकंदर वापस आ चुका था, और जो इनका नौसेना और थल सेना का भी जो नियारकस था वो भी वापस आ चुका था। अब थल सेना का जो था, थल सेना का कौन था, सेल्यूकस निकेटर क्या किया, वो घूम के वापस आ रहा था किस पे, मगध पे हमला करने के लिए। तो कौन था, सेल्यूकस। इसमें हम कुछ ज़्यादा लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको कहानी सुनाएंगे। सेल्यूकस निकेटर क्या हुआ, घूम के वापस आ रहा था मगध पे हमला करने के लिए। हालांकि इसको ये पता था, जब ये क्या होता, जब ये किसके साथ, सिकंदर के साथ आया था, तब इसको पता था मगध पे कौन सा वंश काम कर रहा है, नंद वंश काम कर रहा है, और कौन सा वहाँ पे शासक था, तो घनानंद था। लेकिन अब इसको इन्फॉर्मेशन नहीं था। जब ये बेचारा घूम के जब वापस आया यहाँ पे, जब ये घूम के यहाँ जो व्यास नदी थी, व्यास नदी को पार करके जब ये अंदर एंट्री किया, भारत में एंट्री किया, तब क्या था, यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन थी कि नंद वंश चल रहा है। लेकिन क्या हुआ था, नंद वंश खत्म हो चुका था और मौर्य वंश चल रहा था। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और क्या हुआ, इसी बीच क्या हुआ, किसी ने क्या किया, किसी ने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी। किसको इन्फॉर्मेशन दे दी, सेल्यूकस निकेटर को इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो ये आपका मौर्य वंश में बहुत ज़्यादा हाथी वगैरह हैं, और तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास घोड़ा है। अगर तुम इनसे लड़ने जाओगे तो तुम हार जाओगे, क्योंकि क्या होता है ना कि हाथी और घोड़े
को कोई क्या होता है, अगर हाथी और घोड़े के बीच में लड़ाई चल रही है तो कौन जीतेगा, हाथी मसल देगा घोड़े को तो घोड़ा मर ही जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात आई, तो ये जो मौर्य वंश थे, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन या प्रधानमंत्री कौन थे, भैया चाणक्य थे। चाणक्य बहुत ही बड़े क्या थे, बहुत ही बड़े बहुत ही कमीने टाइप के इंसान थे या बहुत ही योग्य टाइप के इंसान थे। इन्होंने क्या किया, ये ऑलरेडी सिकंदर को अंधविश्वास फैला के वापस भेज दिया था। अब वो कहते हैं अरे अब ये आ रहा है, पगला आ रहा है सेल्यूकस निकेटर, इसको भी मुझे भगाना है। जब इनको भगा दिया, इतने बड़े वो थे, अपने आप को दादा समझते थे सिकंदर, इनको भगा दिया तो ये किस खेत की मूली है सेल्यूकस निकेटर, इसको यूं ही भगा देंगे। अब क्या हुआ, जब इनको पता चला कि जब ये हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, रणनीति रची। इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे कि इससे हम लड़ाई कब करेंगे, इसको हम थोड़ा समय देंगे, किसको, सेल्यूकस निकेटर को थोड़ा समय देंगे, इससे कहेंगे इससे लड़ाई इस टाइम करेंगे जिस टाइम बारिश का टाइम हो, बारिश का टाइम हो, और हम उस एरिया पे ले जाके युद्ध करेंगे जिस एरिया में बाढ़ या पानी आता हो, बाढ़ या पानी आता हो। और ऑलरेडी किसी ने इसको बता दिया था सेल्यूकस निकेटर को कि मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त, इनसे आप लड़ाई करोगे, इनके पास बहुत सारे हाथी हैं और तुम्हारे पास घोड़े हैं, तो तुम एक काम करो, तुम भी हाथी लेके जाओ, हाथी जब आपस में लड़ेंगे तब आएगा मजा युद्ध में, तब आएगा मजा युद्ध में। तब ये क्या कि पगला एक नंबर का पागल इंसान था। और ये जो आपका चाणक्य थे, चाणक्य बहुत ही चतुर टाइप का इंसान था और उसने युद्ध नीति को बहुत ही चालाकी तरीके से जीता था। कैसे जीता था ये समझो। इसने क्या किया, इसने कहा चंद्रगुप्त से तुम लड़ाई अभी मत करना, रुक के करना, जब बारिश होगी और बारिश का पानी जिस एरिया में जाएगा हम उस एरिया में जाके लड़ाई करेंगे। अब इसको क्या पता था कि ये हमसे लड़ाई किस टाइम करेंगे। ये तो घोड़ा लेके आया था, कुटबुट, ठीक है, घोड़ा रथ लेके आ रहा था, जैसे लगता कि महाभारत लड़ने जा रहा हो, महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हो। ये आया और इन्होंने तो टाइम दिया कि अभी हम युद्ध नहीं करेंगे, हम रुक के युद्ध करेंगे। तो भैया जब बारिश का टाइम हुआ और पानी का जिधर पानी भर रहा था उस एरिया में युद्ध की तैयारी कर दी। अब सेल्यूकस निकेटर आया उस एरिया में जहाँ पानी भरा था, लब भरा था। अब होता क्या है कि जब इसको बता दिया था, किसी ने क्या बता दिया था, इसको बता दिया था कि इसके जो मौर्य वंश है इनके पास हाथी बहुत है। तब इसने भी क्या किया था, ये भी अपने साथ हाथी लेके आ गया था कि भैया इसने कहा कि हाथी की लड़ाई होगी तो मजा आएगा, तो ये भी हाथी लेके आ गया था। लेकिन ये बहुत चतुर निकले, चाणक्य बहुत चतुर थे। चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने हाथी की जगह घोड़े का इस्तेमाल कर लिया। क्या, घोड़े का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि इसने क्या कहते हैं, इसने षड्यंत्र रचा था, क्योंकि ये चाहता था कि लड़ाई कहाँ पे हो, जहाँ पे पानी भरा हो, और जिस जगह पे पानी भरा होगा और कीचड़ होगा या किचकिच होगा, वहाँ पे हाथी अगर चलेगा और गिर जाएगा तो हाथी को उठने में टाइम लगेगा, लेकिन घोड़ा जो होता है फुर्तीला होता है, तुरंत उठ के चल देगा। इसको खाली बहकाने के लिए इसने ये क्या हुआ, ये हाथी लेके आ गया और ये घोड़े लेके आ गए। अब भैया जब युद्ध मैदान पे जब दोनों लोग उतरे तो क्या हुआ, वहाँ पे बहुत कीचड़ था, वहाँ किचकिच था। इनके हाथी बार बार कीचड़ में गिर जाते थे, उठ नहीं पाते थे। और घोड़े क्या फुर्तीले थे, फटाफट जाके क्या करते थे, जो सेनापति थे सबको फटाफट खत्म कर देते थे, सब बहुत लोग मर गए थे। अब धीमे धीमे बात क्या हुई कि जो ये सेल्यूकस निकेटर की सेना थी वो धीमे धीमे कमजोर पड़ने लगी और कई लोग, काफ़ी इनकी जो सेना में लोग थे वो मरने लग गए और इनकी सेना क्या हुआ, स्ट्रांग होती जा रही थी। चाणक्य की नेता या चंद्रगुप्त की जो सेना थी वो स्ट्रांग होती जा रही थी और सेल्यूकस की कमजोर होती जा रही थी। अब जो क्या हुआ, अब सेल्यूकस निकेटर को लगा यार अब तो हम हार जाएंगे इस तरह, अगर 1-2 दिन और युद्ध चला तो पक्का हम हार जाएंगे, पक्का हम क्या करेंगे, पक्का हम इस युद्ध को हार जाएंगे और हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तब इसने क्या किया, एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया। क्या गेम खेला, इसकी बेटी भी गई थी साथ में युद्ध करने के लिए। किसकी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी भी गई थी साथ में युद्ध करने के लिए। लेकिन वो क्या थी, वो युद्ध नहीं करी थी, ये अपने ही कहीं टेंट में खोपचे में बैठी हुई आराम से। इसके क्या था, ये लड़ रहे थे, क्या सेल्यूकस निकेटर इनके पप्पा लड़ाई कर रहे थे, किससे कर रहे थे, चाणक्य से लड़ाई कर रहे थे। फिर इसने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर की रणनीति बनाई। इसने क्या किया, अपनी बेटी को लाके आगे खड़ा कर दिया, किसके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य के सामने लाके खड़ा कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, ये पहले से ही क्या थे, नौजवान थे, इनकी अभी शादी नहीं हुई थी और ये नौजवान थे। इन्होंने देखा इनकी जब सुंदर कन्या इनके सामने आई तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा झेप खा गए इन द सेंस, ये देखे बहुत ही सुंदर कन्या, उसके सामने हम कैसे तलवार उठा सकते हैं। इनका दिल क्या हुआ, मचल गया, विचलित हो गया उस कन्या के ऊपर। और इन्होंने क्या कर दिया, उसे शादी करने के लिए किससे कह दिया, सेल्यूकस निकेटर से कह दिया कि हम इससे शादी करना चाहते हैं। अब सेल्यूकस निकेटर ने भी क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने भी हाँ मान ली और अपनी बेटी
इनकी बेटी का नाम था नियारकस, और जिसको बोलते हैं हेलेना, हेलन बोलते हैं, हेलन, हाँ सॉरी हेलन बोलते हैं। हम लोग जो नाम जानते हैं वो हेलन जानते हैं, लेकिन इनकी बेटी का नाम नियारकस नाम था। नियारकस की शादी किसके साथ हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गई। नियारकस की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गई। अब क्या हुआ कि जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, दोनों की शादी होने के बाद ये वापस लौटने लग गए, सेल्यूकस निकेटर वापस जाने लग गए, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको डर सता रहा था। किस बात का डर सता रहा था? कि क्या हुआ कि मेरा ही दामाद मुझसे लड़ने, हम दोनों की, हमारे दामाद के बीच में मेरी लड़ाई हो रही थी और मैंने अपनी बेटी इसको दे दी शादी करके। कहीं मेरे वापस जाने के बाद ये मेरी बेटी को मारे थूरे ना। जैसे क्या होता है कि आज के टाइम लोगों शादी करते हैं तो शादी के दहेज वहेज देते हैं ताकि हमारी बेटी को इतना सताए या तड़पाए ना। तो इसी तरह कुछ सेल्यूकस निकेटर ने भी गेम खेला। सेल्यूकस निकेटर ने कुछ क्षेत्र क्या किया, कुछ क्षेत्र दहेज के रूप में दे दिया। वो क्षेत्र क्या क्या थे? फिर इसने दहेज में क्या हुआ कि जो ये चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने कुछ, इसका जो क्षेत्र था सेल्यूकस निकेटर का, उसने कुछ एरिया दान दे दी। वो एरिया कौन कौन सी थी? एरिया आराकोसिया, जोडेसिया, पेरिस्पेरिया। एरिया आराकोसिया, जोडेसिया, पेरिस्पेरिया, जिनके अभी के नाम है काबुल, करधान, मकरात, हेरात। काबुल करधान कहाँ पे है? काबुल करधान आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। काबुल करधान कहाँ पड़ते हैं? पाकिस्तान में पड़ते हैं। मकरात और हेरात आपके काबुल करधान आपके अफगानिस्तान में पड़ते हैं। मकरात और हेरात आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपको कि काबुल करधान अफगानिस्तान में पड़ते हैं, मकरात और हेरात आपका पाकिस्तान में पड़ता है। अब क्या हुआ, देखा कितना बड़ा इन्होंने एक क्षेत्र ही, मतलब एक पूरा एरिया ही दे दिया। किसने दे दिया? सेल्यूकस निकेटर ने। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से इनकी बेटी का विवाह हो रखा था और उनको डर था कि हम अगर वापस चले गए और हमारी बेटी को हमारे जाने के बाद मार दिया या कुछ कर दिया, हम तो अपनी बेटी को दोबारा नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए लालच देने के वास्ते इन्होंने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र दहेज में दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये मगध का साम्राज्य था ये विस्तार फैलने लग गया। और कौन कौन से एरिया दिए थे? एरिया आराकोसिया, जोडेसिया, पेरिस्पेरिया, जिनका अभी का नाम है काबुल, करधान, मकरात, हेरात। और जो काबुल करधान आपके हैं वो अफगानिस्तान में, मकरात और हेरात आपका पाकिस्तान में है। अभी इन्होंने दे तो दिया सेल्यूकस निकेटर, लेकिन अभी भी इसको कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि यार मेरी बेटी, अब ये बंदा क्या है, ये बंदा तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वापस चला जाएगा अपनी एरिया में जहाँ का था वहाँ ये वापस चला जाएगा। लेकिन मेरी बेटी को पता चले ये दहेज देने के बाद भी कहीं ये मारे पीटे ना, कहीं क्या करें, कहीं ये जो चंद्रगुप्त है कहीं मारे पीटे ना। तो इन्होंने क्या किया, एक अपना दूत भेज दिया, एक अपना सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक दूत भेजा। दूत मतलब दूत भेज दिया। वो कौन था? मेगास्थनीस। मेगास्थनीस क्या था? दूत था। दूत किस लिए था? ताकि ये क्या करेगा, जो मेगास्थनीस है वो इंफॉर्मेशन देगा किसकी, इनकी जो बेटी है कर्नेलिया की इंफॉर्मेशन देगा कि वो कैसे रह रही, कैसे खा रही, कैसे पी रही है, कहाँ पे मगध में कैसे खा पी रही है। ठीक है, मगध में कैसे खा पी रही है। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता था? मेगास्थनीस। इसको सारी इन्फॉर्मेशन देता था सेल्यूकस निकेटर को, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया करता था। अब क्या हो, उसके बाद जब इनका मेगास्थनीस, जब इनका दूत सेल्यूकस निकेटर का दूत जब अपने इंडिया भारत में आ गया और ये इन्फॉर्मेशन देने लग गया, अब सब क्या था, खुशी राजी रहने लग गए थे, क्योंकि अब इनको भी पता लग गया था कि मेरी बेटी है वो भी आराम से रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनको कोई परेशान नहीं करता अपनी बेटी को। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता था? तो मेगास्थनीस ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको देते थे? सेल्यूकस निकेटर को देते थे। फिर हुआ क्या, ये लोग जो सेल्यूकस, ये आपका जो मेगास्थनीस था ये इंडिया में बस गया और आराम से रहने लग गया। जब ये रहते रहते क्या हुआ, जब ये इंडिया में रहने लग गया तो इंडिया की इसको इन्फॉर्मेशन सारी प्राप्त हो गई। तब इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। और इस इंडिका में इसने बेहतरीन ढंग से बताया था कि भारत के बारे में बेहतरीन ढंग से इसने जानकारी दी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए भारत की जानकारी या इंडिया की बेहतरीन ढंग से की जानकारी किस पुस्तक में है, तो वो मेगास्थनीस की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें है। मेगास्थनीस की पुस्तक इंडिका में है, मेगास्थनीस की पुस्तक इंडिका में है। और उसने एक बात और बताई, जो इंडिया है या भारत है उसको 7 वर्गों में बांटा गया है, 7 वर्गों में बांटा गया। और साथ के साथ ये भी बताया कि जो भारत के वासी हैं, जो इंडिया के वासी हैं, इन लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट है ना कि लिखने में इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट है ना कि लिखने में इंटरेस्ट है। फिर क्या हुआ, एक दिन
जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये खाली बैठे हुए थे, अपने अपने महल में से टहल रहे थे, आराम से मस्ती से टहल रहे थे। तभी क्या हुआ, इनकी नज़र पड़ी किस पे, मेगास्थनीज को। उसको बोला ए इधर आओ। तो मेगास्थनीज के पास गया घूमते घूमते, हाँ महाराज। तो इन्होंने बोला कि यार एक बात नहीं समझ में आई, जो सेल्यूकस निकेटर था ये अपनी बिटिया को भी हमको दे के गया, इतने सारे एरिया हमको दे के चला गया, इतनी प्रॉपर्टी हमको दे के चला गया, सब कुछ दे के चला गया, हमसे फिर युद्ध किस लिए करने आया था, बेवजह का युद्ध करने आया था, कुछ कारण होता है, कुछ रीजन होता है इसके पीछे युद्ध करने का। तो मेगास्थनीज बोला महाराज इनका युद्ध करने का खाली एक ही रीजन था। वो रीजन क्या था, एक ही रीजन था। वो रीजन क्या था कि इनके पास जो हाथी है वो सुस्त हाथी है, मतलब कि वो हाथी युद्ध में काम नहीं आते हैं, वो सिर्फ खाते हैं पीते हैं पड़े रहते हैं। और जो आपके पास जो हाथी है ये फुर्तीले हाथी है, ये युद्ध में बहुत काम आते हैं, युद्ध में बहुत काम आते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोला बस यही बात थी, इतनी छोटी बात के लिए मेरे से युद्ध करने के आ रहा था, पागल था क्या, मुझसे बोलता आराम से शादी कर देता मेरी बेटी के और मेरे से गिफ्ट लेके चला आता। तब इन्होंने क्या किया, मेगास्थनीज से चंद्रगुप्त ने मेगास्थनीज ने कहा कि आप एक काम करो, जाके आप न्यूज़ पहुंचाओ किसके पास, सेल्यूकस निकेटर के पास, कि वो मेरे पास आए, मैं उसको 500 हाथी, फुर्तीले 500 हाथी गिफ्ट में दे दूंगा। अब भैया सेल्यूकस निकेटर आया, उसको आराम से 500 हाथी मस्त किसने दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। अब क्या हुआ, अब सब खुशी राजी सब लोग रहने लग गए, आराम से खुशी राजी सब लोग रहने लग गए। फिर इसी तरह सब लोग खुशी राजी रहने लग गए थे। सेल्यूकस निकेटर भी अपने हिसाब से खुशी राजी रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य भी रहता था, उसकी बेटी भी जो उसकी बेटी थी सेल्यूकस निकेटर की, वो भी खुशहाल रहती थी, कहाँ पे, अपने इंडिया में रहती थी। तो अब क्या है कि जो सेल्यूकस निकेटर था बहुत ही सामाजिक कार्य किया करता था, वो बहुत ही सामाजिक था और सामाजिक कार्य भी किया करता था। तो क्या हुआ, सामाजिक कार्य किया करता था और बंगाल में इसने क्या किया था, नहर निर्माण कराई थी, नहर का निर्माण कराया था। और इसकी जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है, तो क्या हुआ था, बहुत समय बाद क्या हुआ, यहाँ पे खुदाई वुदाई हुई थी। तो खुदाई वुदाई में हमको क्या हुआ, हमको एक अभिलेख मिला, वो एक महास्थान अभिलेख मिला, जिसपे क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा लिखी थी। तो इससे हमको जानकारी मिलती है कि इन्होंने क्या किया था, बंगाल में भी इनकी एरिया का विस्तार था और वहाँ पे भी इन्होंने सामाजिक कार्य किया था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कहाँ किससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो महास्थान से ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये जानकारी हमको महास्थान से मिलती है। साथ के साथ एक और अभिलेख हमको मिला था, शाहगौर अभिलेख मिला था। शाहगौर अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि चंद्रगुप्त से संबंधित है। ये कहाँ है, ये यूपी के गोरखपुर में है, यूपी के गोरखपुर में शाहगौर अभिलेख है, जिसमें हमको इसमें अब जब ये चंद्रगुप्त मौर्य जब शाहगौर गए थे तो उस समय क्या होता, उस टाइम क्या हुआ, एक अकाल पड़ गया था, मतलब जिस टाइम कोरोना, जैसे अभी कोरोना हुआ था, कोरोना के टाइम भी अकाल पड़ गया था। तो पीएम फंड केयर में लोगों ने कितना डोनेट किया था। इसी तरह जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी लोगों से कहा कि ये समय अकाल पड़ गया, जो लोग धनी व्यक्ति हैं, जिन लोगों की क्षमता है कुछ जमा देने की, वो लोग दे सकते हैं। तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमको शाहगौर अभिलेख से पड़ती है। तो अकाल में दिए जाने वाली राहत सामग्री की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, शाहगौर अभिलेख से मिलती है। अकाल में दिए जाने वाली राहत सामग्री की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, शाहगौर अभिलेख से मिलती है, शाहगौर अभिलेख से मिलती है। तो इसी तरह हमको पता चलता है जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम जो इनका शासन था, यह हमारा पूरब के साइड में भी था, पूरब के साइड में था, और उत्तर के साइड में था, और इधर पूरब के साइड में था। साथ के साथ इनका विस्तार पश्चिमी साइड में था, पश्चिमी साइड मतलब गुजरात में था, गुजरात में भी था। गुजरात में कौन शासक थे, तो रुद्रदामन शासक थे। गुजरात में कौन शासक था, रुद्रदामन शासक थे। यहाँ पे इनको अभिलेख मिला था। तो जब यहाँ पे खुदाई चल रही थी, तो खुदाई के टाइम यहाँ पे अभिलेख मिला था, और उस अभिलेख पे क्या लिखा था कि मैं गुजरात का शासक रुद्रदामन सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराता हूँ। हालांकि इन्होंने बनवाया नहीं था, इन्होंने उसकी मरम्मत कराई थी, किसने, रुद्रदामन ने। लेकिन जो यहाँ पे सुदर्शन झील थी, इसको बनवाया किसने था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। बल्कि हालांकि वो सरकारी खजाने से चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो रुद्रदामन ने कराया था। पश्चिमी विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी विस्तार का अभिलेख हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमको प्राप्त होता है कहाँ से, जूनागढ़ अभिलेख से। और वहाँ पे कौन शासक था, रुद्रदामन था। जूनागढ़ अभिलेख था और रुद्रदामन था वहाँ का शासक था, रुद्रदामन शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी विस्तार की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से मिलती है। तो आप लोग जानते हैं चाणक्य को क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं। और ये चाणक्य किसके गुरु थे, तो चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे। और इनका शिष्य कौन था, तो इनका शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। तो अब चाणक्य ने कुछ और जानकारी दी है। चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र। और उसने क्या
इसमें किस चीज़ की हमको जानकारी प्राप्त होती है? राजनीति की जानकारी पर। अर्थशास्त्र हमको इकोनॉमिक समझ आता है, लेकिन इसके अंदर जो चर्चा की गई थी वो राजनीति की चर्चा की गई थी, क्योंकि किसी भी राजा का जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, किसी भी राजा के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी। साथ के साथ इसमें जो ये पुस्तक थी, इसमें कितने लेसन थे या अधिकरण थे? इसमें 15 लेसन या 15 अधिकरण थे। और इन्होंने एक बात बताई कि राजा के 7 अंगों की जानकारी दी थी। 7 अंगों की जानकारी दी गई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ सप्तांग बोलते हैं। सप्तांग, तो सप्तांग की हमको जानकारी किसने दी थी? चाणक्य ने दी थी। चाणक्य ने दी थी। और किस पुस्तक के अंतर्गत दी थी? अर्थशास्त्र के पुस्तक के अंतर्गत दी थी। और कितने अधिकरण थे? तो इसके अंदर टोटल कितने अधिकरण थे? इसके अंदर टोटल 15 अधिकरण थे। साथ के साथ ये इनके जो 7 सप्तांग थे वो कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भैया कोई भी जहाँ पे भी कोई एरिया या कुछ भी है, वहाँ पे जो वहाँ का राजा होगा, वो राजा ही बहुत ही क्या होगा? पावरफुल होना चाहिए। राजा पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं नरेंद्र मोदी, जो हम वो इस समय क्या है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो पावरफुल होने चाहिए। इसी तरह किसी भी एरिया का राजा क्या है? पावरफुल होना चाहिए। फिर आता है अमात्य, मतलब अमात्य या मित्र। अब क्या है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, इनके नीचे जो लोग बैठे हैं वो लोग कैसे होने चाहिए? तो इनकी मित्रता कैसी होनी चाहिए, और ये लोग अपना काम कैसे कर रहे हैं? तो अमात्य क्या होते हैं? राजा के अच्छे दोस्त होने चाहिए, तभी अच्छी तरह तालमेल बैठेगा। अगर कुछ लोग कार्य सही नहीं करेंगे और कुछ लोग कार्य अच्छा करेंगे तो क्या विस्तार अच्छा होगा? नहीं होगा। जब सभी लोग कार्य अच्छा करेंगे तभी विस्तार अच्छा होगा। तो हमारे अमात्य भी अच्छे होने चाहिए। फिर आता है जनपद। जिस एरिया में आप रह रहे हो, वहाँ का जो एरिया है या लोकेलिटी है या जनपद है, वो कैसा है? वहाँ के लोगों के बारे में क्या जानकारी प्राप्त है? तो तीसरा उनका जो अमात्य है वो जनपद। फिर दुर्ग। हम जहाँ पे रह रहते हैं वो उसकी किलाबंदी करा देते हैं, किलाबंदी करा देनी चाहिए, ताकि दूसरी एरिया का व्यक्ति आके हमारे वहाँ आक्रमण ना कर सके। तो वो हो गया दुर्ग। फिर आ गया 5वां कोष। उस राजा के पास धन कितना है अपनी, जैसे कि मान लो कोई आपदा आ गई इनकी एरिया में, तो उसको कैसे संभालेगा? तो उसके बाद धन कैसा है, ठीक है। फिर आखिरी आता है दंड। दंड मतलब न्याय व्यवस्था, कि अगर कोई दिक्कत आती है या कोई भी हमारे एरिया में रहकर कोई भी ऐसा कार्य करता है जो बिल्कुल ही अपोजिट है, उसको हम क्या दंड देंगे, क्या न्याय? तो यही चीज़ 7 सप्तांग के अंदर आती है। राजा हो गया, अमात्य हो गया, राजा हो गया, अमात्य हो गया, जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, कोष हो गया, दंड हो गया। तो आप लोग याद रखना कि चाणक्य की जो पुस्तक है क्या है? अर्थशास्त्र में जानकारी है राजनीति की, और इसमें 15 अधिकरण है। 15 अधिकरण और 7 सप्तांग के बारे में बोला। 7 सप्तांग के आपका राजा हो गया, अमात्य हो गया, जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, कोष हो गया और दंड हो गया। इसको आप लोग लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। और जिनको दिक्कत आ रही हो, उसको क्लियर ना दिख रहा हो, तो वीडियो में 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, मैं बोलता हूँ उसको ध्यान दी उस पर आप लोग ध्यान दिया करिए, ठीक है। फिर इसी तरह क्या हुआ कि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये किसकी देख रेख में मगध पे शासन करते थे? तो ये मगध पे शासन करते थे। आप किसकी देख में? चाणक्य की देख रेख पे मगध पे शासन करते थे। चाणक्य ही क्या थे? इनके एक प्रकार से गुरु थे, कि इनको सारे डायरेक्शन दिया करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, एक यूनान के क्या थे, तो इनकी जानकारी कौन दिया करता था? यूरोप में सारी जानकारी कौन दिया करता था? तो मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज सारी जानकारी मगध की, और उनकी बेटी की जानकारी किसको दिया करता था? सेल्यूकस निकेटर को दिया गया था। सेल्यूकस निकेटर को दिया गया था। ये कहाँ थे? यूरोप में थे। फिर आई बात, एक यूनान का भी एक लेखक था जिसका नाम था जस्टिस। उसने अपनी किताब में लिखा था कि भारत में एक सेरिकोटस नाम का एक व्यक्ति है या शासक है, राजा है, जो कि मगध पे शासन करता है, और वो चाणक्य का शिष्य है और जैन धर्म को अपनाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया? जस्टिन ने जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या बता दिया? सेरिकोटस बता दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक में गलती से क्या लिख दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को सेरिकोटस लिख लिया। लेकिन इसको जस्टिफाई और इसको सही करने के लिए क्या हुआ? फिर एक यूनान का लेखक आया, वो था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने इसको स्पष्ट किया कि जो भारत में या इंडिया में जो शासन करते हैं मगध पे, वो कौन है? वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इन्होंने जस्टिफाई किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्लियर किया लोगों के बीच में, क्योंकि अभी तक यूनान में के लोग क्या जानते थे? यूनान के लोग यही जानते थे कि सेरिकोटस नाम का व्यक्ति जो है भारत में राज करता है, भारत में राज करता है, वो जैन धर्म को अपनाता है और मगध पे शासन करता है। तो यूनान के लोग अब तक ये जानते थे, किसके अकॉर्डिंग? जस्टिन के अकॉर्डिंग ये जानते थे कि वहाँ पे सेरिकोटस नाम का व्यक्ति वो करता है। हालांकि कोई भी सेरिकोटस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। जब क्या हुआ? जब भारत के लोगों को पता चला कि भैया चंद्रगुप्त यहाँ कोई सेरिकोटस नाम का व्यक्ति शासन करता है, तब ये लोग सब चौंक गए फटाफट कि अरे भाई ऐसे क्या हो सकता है? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य शासन करते हैं, सेरिकोटस कहाँ से आ गया नया? तभी क्या हुआ? इसको साफ या इसको क्लेरिफाई करने के लिए या इसको
सही तरह से बताने के लिए क्या हुआ, दूसरा यूनान का राइटर आया जिसका नाम था विलियम जोन्स। इन्होंने अपनी किताब में स्पष्ट किया कि चंद्रगुप्त मौर्य का यूनान में लोग किस नाम से जानते हैं, सेरिकोटस के नाम से जानते हैं, सेरिकोटस के नाम से जानते हैं। तो एक और क्वेश्चन बन गया कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनान में किस नाम से जाना जाता है, तो सेरिकोटस के नाम से जाना जाता है, सेरिकोटस के नाम से जाना जाता है। फिर ये सारी कहानी होने के बाद अब एक बार क्या करो, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अभी तक मैंने एक बार भी मुश्किल से नहीं बोला होगा कि मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आता हूं, तो आप लोग भी मेरी हेल्प करिए, एटलीस्ट मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दूर तक पहुंचाइए ना, कि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचे, सबके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। अब जानते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके आखिरी क्षण के बारे में जानकारी पर। तो हमने आपको बताया था जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने क्या किया था, जैन धर्म को अपनाया था, और किसके नेतृत्व में, तो व्रतबाहु, क्या हुआ, ये व्रतबाहु। लेकिन इससे पहले क्या था, जो यूरोप या यूनान में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था, तो सेरिकोटस, अपनी भाषा में लिख लेना सेरिकोटस, हालांकि ये हो सकता है कि स्पेलिंग एरर हो, सेरिकोटस। तो यूरोप या यूनान में चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था, सेरिकोटस के नाम, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य को यूरोप या यूनान में किस नाम से जाना जाता था, तो वो सेरिकोटस के नाम से जाना जाता था। और मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, किसके नेतृत्व में, व्रतबाहु के नेतृत्व में। और ये क्या हुआ था, ये कर्नाटका चले गए थे, व्रतबाहु के साथ कर्नाटका चले गए थे, कहाँ, सवनबेनगोला में, कब, 398 BC में, 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने क्या किया, अपने प्राण को त्याग दिया था। ये यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। तो कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी और किस वर्ष में हुई थी, तो कहाँ हुई थी, कर्नाटका के सवनबेनगोला में हुई थी, 398 ईसा पूर्व में हुई थी, संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। और फिर इसके बाद कौन आया, तो इसके बाद इनका बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार किस धर्म को मानता था, वो आजीवक संप्रदाय को मानता था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय को मानता था। हालांकि इनके जो पिता थे, कौन थे इनके पिता, चंद्रगुप्त मौर्य, वो किसको मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अब हम कल चर्चा करेंगे बिंदुसार की, और अभी आपके 4 महाजनपद रहते हैं, मैंने सोचा ये कहानी खत्म कर दूं, उसके बाद आपको समझाता हूँ आगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।